हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। आपको बता दूं, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्जाम को देने जा रहे हैं, आरआरबी पैरामेडिकल फार्मासिस्ट के एग्जाम को देने जा रहे हैं, या फिर DSSSB के फार्मासिस्ट एग्जाम को देंगे, तो ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्प करेगा। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एंटीबॉडीज नाउ इन यूज बिलोंग टू इम्यून ग्लोबुलिन। तो यानी कि इसका मतलब है वर्तमान में उपयोग किए जा रहे एंटीबॉडीज इम्यून ग्लोबुलिन में से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा संबंधित जो वर्तमान में यूज किया जा रहा है, तो कौन सा है? IgG। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम कोई डिटेल देख लेते हैं। तो IgG यानी कि इम्यून ग्लोबुलिन, तो ये सबसे समान एंटीबॉडी है। क्या है? ये एक समान एंटीबॉडी या जनरल एंटीबॉडीज है, और ये रक्त यानी कि ब्लड या अन्य शारीरिक द्रव्यों में पाया जाता है। जो हमारे बॉडी में जितने भी द्रव पाए जाते हैं, लिक्विड पाए जाते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। और बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण ही से बचाव करता है, यानी कि जो भी बीमारियां होती हैं, संक्रमण से होती हैं, उनसे कौन क्या करता है? बचाव करता है। कौन? IgG। तो संक्रमण या टीकाकरण के बाद IgG बनने में समय लग सकता है, तो ये इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टारगेट साइट ऑन DNA फॉर WAM-HI इंडो न्यूक्लियस इज। हिंदी में देख लेते हैं। WAM-HI इंडो न्यूक्लियस के लिए DNA पर लक्ष्य साइट है। तो WAM-HI इंडो न्यूक्लियस के लिए DNA पर लक्ष्य साइट या टारगेट साइट कौन सी है, तो आपको बताना है। तो वो है G और GTCC। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो WAM-HI बैसिलस इमाइलोक्यूफेसिंस स्ट्रेन H से व्युत्पन्न हुआ है। ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये एक टाइप सेकेंड का जो आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस है, और DNA के 6 बेस पेयर लंबे छोटू अनुक्रम पर ये काम करता है। तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आगे आप ध्यान रखें, WAM-HI अनुक्रम 5 के जो GATCC 3 को पहचानता है, और 5 ग्वानिन के बाद 2 ग्वानिन के बीच ये कटाव करता है। इस कटाव में से 4 बेस पेयर वाली एक लंबी स्टिकी एंड बनता है। क्या बनता है? जो इसका कटाव होता है, तो इसके थ्रू कितना 4 बेस पेयर वाला एक लंबा स्टिकी एंड बन जाता है। तो इसके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना होता है। कुल मिला के ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, माइक्रोग्लोबुलिन इज। माइक्रोग्लोबुलिन है, तो माइक्रो जो ग्लोबुलिन है क्या होता है, तो ये होता है IgM। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, IgM। IgM क्या है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो IgM एंटीबॉडीज से पहले इम्यूग्लोबुलिन होते हैं, जो हमारे शरीर में रोगाणुओं के संपर्क में आने के बाद बनते हैं। मान लो हमारे शरीर में अभी किसी भी कोई बीमारी या कोई भी रोगाणु प्रवेश कर रहे हैं या एंटर हो रहे हैं, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं है। तो जब तक जो IgM होगा, क्या एंटीबॉडीज़ की तरह क्या होगा? एंटीबॉडीज़ की तरह काम करेगा। और ये क्या होते हैं? ये इम्यूग्लोबुलिन होते हैं। ये तब तक अल्पकालिक सुरक्षा प्रदान करते हैं कि जब तक हमारे शरीर के अन्य एंटीबॉडीज नहीं बना लेता। यानी जब तक हमारे शरीर में एंटीबॉडी या रोग से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी नहीं बनता, तब तक ये काम कौन करता है? IgM। और ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए काम करता है, यानी अल्पकालिक सुरक्षा या इंस्टेंटेनियस सिक्योरिटी के थ्रू काम करता है। यानी कम समय के लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है। जब इसके एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बन जाते हैं रोगाणु के, तब ये अपना काम खत्म कर देता है। आगे इसके बारे में ध्यान रखें, IgM एंटीबॉडीज हमारे रक्त यानी कि ब्लड, लसिका द्रव यानी कि जो लिम्फ लिक्विड होता है, इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये एक पानी जैसा द्रव है जो संक्रमण बीमारियों से लड़ने वाली कोशिकाओं यानी कि सेल्स को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम में चल रहे थे, और जो हमारा पेड कोर्स था उसमें भी थोड़ा डिले हो गया है। फिलहाल अभी ये यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो समझ सकते हैं, तो इस तरह का वीडियो आपको मिल रहे हैं। बाकी PDF के बारे में बता दूं, PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फाइब्रिन क्लाउड प्रोड्यूस्ड, यानी फाइब्रिन क्लाउड बनता है व्हेन थ्रोम्बिन इज मिक्स विद, यानी कि हिंदी में देख सकते हैं जब थ्रोम्बिन को से मिलाया जाता है। किससे मिलाया जाता है? तो फाइब्रिन क्लाउड बनता है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखें, जो
फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन से मिलता है तब क्या बनता है, फाइब्रिन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो फाइब्रिनोजन एक घुलनशील माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन इसे फाइब्रिन में परिवर्तित करने पर अघुलनशील क्लाउड या जेल बनता है, जो कि सरीन सरीन प्रोटीएज थ्रोम्बिन की क्रिया से होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सरीन प्रोटीएज थ्रोम्बिन की एक क्रिया होती है। थ्रोम्बिन एक एंजियोमेटिक रिएक्शन की एक सीरीज के द्वारा सक्रिय यानी एक्टिव किया जाता है, और जो रक्त की बाहिका, दीवार की चोट और सक्रिय रक्त कोशिकाओं या विदेशी विदेशी सतह या कह सकते हैं फॉरजन जो सरफेस होती है इसके द्वारा शुरू होता है। और ये जब कह सकते हैं जमावट के दौरान फाइब्रिनोजन अघुलनशील फाइब्रिन में बदल जाता है। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। तो आप इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द 5 अल्फा सीरीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन 5 अल्फा श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन 5 अल्फा श्रृंखला या 5 अल्फा सीरीज से संबंधित नहीं है। 5 अल्फा रेडोक्स, जिसे 3 ऑक्सी अल्फा स्टेरॉयड या 4 और इसी में 4 डिहाइड्रोजनेज के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो ये 5 अल्फा रेडोक्स को। तो ये से आप ध्यान रखेंगे। स्टेरॉयड मेटाबॉलिज्म में शामिल एंजाइम है, वे 3 मेटाबॉलिक पाथवे में भाग लेते हैं। तो पहला है वाइल्ड एसिड बायोसिंथेसिस, एड्रोजन और एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परस्पेक्टिव अबाउट द प्लेटलेट्स इज लाइकली टू बी अनट्रू, यानी प्लेटलेट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण असत्य हो सकता है। तो प्लेटलेट्स बिना न्यूक्लियस के होता है, सही गलत बात है, ये होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। अस्थि मज्जा में निर्मित होते हैं, ये भी सही बात है। तो ये भी गलत हो जाएगा, आपको गलत ही बताना है। नेक्स्ट है प्लेटलेट फैक्टर को मुक्त करते हैं, तो ये भी सही है, आपको गलत ही बताना है। पुनरुत्पादन कर सकते हैं यानी कैन रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखें, एक बार मर गए तो मर गए। प्लेटलेट्स के बारे में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लियाइड कोशिका तत्व होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे बिना न्यूक्लियस के होते हैं। और जो स्पष्ट रूप से अभी आपको मैंने बताया, ये आपको ये सही है, यानी बिना न्यूक्लियस के होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने अभी गलती से ये बोल दिया था न्यूक्लियस होता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो स्पष्ट रूप से बोन मैरो या मेगा कैरियोसाइट्स के निर्माण से उत्पन्न होते हैं, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और ये अपना जो रिप्रोड्यूस यानी पुनरुत्पादन, दोबारा उत्पादन नहीं कर सकते, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल एलिमेंट दैट क्लियरली रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो एंड जो आपका है मैजिक कैरियोसाइट्स। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, होल ह्यूमन ब्लड इज स्टोर एट, यानी कि संपूर्ण मानव रक्त को तापमान पर संग्रहित किया जाता है। दोस्तों, जो हमारी बॉडी का ब्लड होता है तो उसे कितने टेम्परेचर पर संग्रहित किया जाता है या रखा जाता है, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसे स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी और संपूर्ण रक्त यानी कि फुल ब्लड को हमेशा के ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। संपूर्ण मानव रक्त लगभग कितना होना चाहिए, कितने पर रखा जाना चाहिए, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है। तो आप इसके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द एक्टिव प्रोटियोलेटिक एंजाइम इज गैस्ट्रिक जूस इज, यानी कि गैस्ट्रिक जूस में सक्रिय प्रोटियोलेटिक एंजाइम होता है, तो कौन सा होता है आपको बताना है। तो ये होता है पेप्सिन। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, पेप्सिन। तो गैस्ट्रिक जूस में सक्रिय यानी कि एक्टिव प्रोटियोलेटिक एंजाइम पेप्सिन होता है। एंजाइम जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या है, एक एंडोपेप्टिडेज है जो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है। ये पाचन के दौरान होता है, ये भी आपको पता होगा। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो छोटी आंत के पहले हिस्से से प्रोटीन अणुओं को पाचन की शुरुआत करता है। तो ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्यूजिंग ऑफ WBC थ्रू द पोर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड एज, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का रक्त कोशिकाओं के छिद्रों से बाहर निकलना कहलाता है।
तो ये क्या कहलाता है आपको बताना है। इसे हम कहते हैं डाईपीडेसिस। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं? डायापीडेसिस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त रक्त कणिकाएं यानी कि WBCs का रक्त केशिकाओं के छिद्रों से बाहर निकलना क्या कहलाता है? डायापीडेसिस। क्या कहलाता है? डायापीडेसिस। वो प्रक्रिया जिसमें कोशिका द्रव और घुलनशील छोटे अणुओं को अवशोषित करती है, तो ये वही क्रिया होती है। और नेक्स्ट इसमें कैमेटेक्सिस वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? कोशिका एक रासायनिक उत्तेजना जैसी वृद्धि कारक के प्रति प्रतिक्रिया के नियंत्रित रूप में प्रवास करती है। तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा इरेथ्रोब्लास्टिस फैटाइल्स इजा यानी कि इरिथ्रोब्लास्टिस फैटालिस एक क्या है? तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये ह्यूमिलेटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप्स यानी कि नवजात शिशु के रक्त समूह से संबंधित एक ह्यूमिलेटिक रोग होता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इरिथ्रोब्लास्टिस टोसिस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इरिथ्रोब्लास्टिस फैटालिस नवजात शिशु के रक्त समूह से यानी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक क्या होता है? ह्यूमिलेटिक रोग होता है यानी ह्यूमिलेटिक डिसीज होती है। ये एक रक्त विकार है जो तब होता है जब माँ और बच्चे के रक्त समूह असंगत होते हैं, यानी माँ का या मदर का और जो चाइल्ड है उसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे। इसी वजह से ये क्या होता है? रोग होता है। तो इसमें ऑप्शन है हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग जो मैंने एग्जाम बताए हैं, UPSSC होम्योपैथिक फार्मेसी का एग्जाम हो या RRB पैरामेडिकल का एग्जाम हो या फिर आपका DSSSB का एग्जाम हो, सभी में ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। इसी तरह के लेक्चर और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।